गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे ज्वेलरी सेक्टर में बी टू बी स्पेस में एक जो नई प्लेयर लिस्टेड प्लेयर है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप मेरे उत्सव सीजेड गोल्ड वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही देखिएगा, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है दोनों कंपनीज का ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों का जो एस्पिरेशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब हम लोग बी टू बी ज्वेलरी स्पेस के बारे में अगर कुछ बात करें इस कंपनी से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जो शिफ्ट हो रहा है सेक्टर का, वो बी टू बी सेगमेंट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इवन आपका जो बी टू सी सेगमेंट है। ठीक है, मे बी इसका कारण ये हो सकता है कि जो बी टू बी स्पेस है वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो कम है, और जो आपके रिटेल स्पेस है वहाँ पे आपके बहुत सारे इंडिया में मतलब इस्टेब्लिश प्लेयर्स हो गए ना। तो अगर आप शांति गोल्ड को देखोगे ना, तो इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपका मुंबई में है, अंधेरी एरिया में, जहाँ पे आपके उत्सव सीजेड गोल्ड का भी है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं इनका देखेंगे ना, जैसे जो हमने उत्सव वाला वीडियो देखा था वहाँ पे जो उनकी मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग आपकी ब्राइडल ज्वेलरी में और वो लोग बाकी तरह की ज्वेलरी बनाते हैं। बट अगर आप जो इनकी पीपीटी वगैरह देखोगे या फिर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे या फिर डीआरएचपी में भी देखोगे इनका, तो ये लोग एक तरह से डाइवर्सिफाइड प्लेयर टाइप के ही हैं। जैसे आपके इयररिंग्स वगैरह हो गया या फिर नेकलेस वगैरह हो गया, रिंग्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, इन द सेम मैनर एज जैसे उत्सव गोल्ड है, इनका भी जो ये पूरा क्राफ्टमैनशिप होता है वो आपके सीजेल्ड गोल्ड के अंदर होता है, मतलब है ना। तो क्यूबिक जिरकोनिया जो होती है जिससे बेसिकली आपको जो फाइन डिटेलिंग वगैरह होती है ना, और जो स्पार्क वगैरह आता है किसी भी ज्वेलरी प्रोडक्ट से, वो सारी चीजें ज्यादा होती है। तो उसका एक फायदा क्या होता है, इनके मार्जिन प्रोफाइल में भी आपको दिखता है। तो दिस इज हाउ द कंपनी वर्क्स। और अभी कंपनी ने आईपीओ क्यों किया है, अभी आप देखेंगे इनके जो डीआरएच में देखेंगे जो इन्होंने लिखा है आईपीओ का पर्पस, वो इनका है आपका एक तो जो इनकी जयपुर में प्लांट लग रहा है, अभी जो इनकी ओवरऑल कैपेसिटी है वो 2700 किलो की है। ठीक है, वो आपके मुंबई में ही है। अब उसको ये लोग एक्सपांड करना चाहते हैं, देख रहे हैं कि पूरा भाई हमारे रिटेल वाले कितना सारा शॉप्स खोल रहे हैं, नए नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसी पर्पज से ये लोग अभी एक्सपांड करना चाहता है। ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप इनका पूरा रेवेन्यू देखोगे ना, जो बिजनेस देखोगे, तो वो आपके मुंबई एरिया में है। मुंबई से लेके जो सदर्न इंडिया हो गया, जैसे जॉयलुकास हो गया, ललितास ज्वेलरीज हो गए, कल्याण के साथ भी इनका क्लाइंट है, तो ये सारे बिजनेसेस को सर्व करते हैं, बट इन द सदर्न एरिया मोस्टली, है ना। तो लगभग आप देखेंगे ना, तो लगभग 60 से 70% जो रेवेन्यू है इनका सदर्न इंडिया या उसके आसपास से आता है। ठीक है, जहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 1600 केजी का अपना जयपुर में एक और प्लांट खोलने की बात कर रहे हैं। वहां से क्या करेंगे, वहां से ये लोग टारगेट करेंगे जो वेस्टर्न एरिया हो गया, और जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का उसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज हाउ द कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोग्रेस। और तो ये तो इनका पहला प्रोसीड हो गया, जो आईपीओ का मनी यूज करेंगे, जो कि आपके जयपुर प्लांट को खोलने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका आई थिंक पूरा जो केपेक्स का फंडिंग है ना वो आपका 42 करोड़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। और जो मुंबई वाली प्लांट है, फैक्ट्री है बेसिकली, वहां से इनका एक और पर्पस है। आप देखिए जैसे भी हम लोग जितने भी बी टू बी कंपनीज देखते हैं ना, सभी के सभी आपको दिखेगा कि वो लोग दुबई के आसपास या फिर जो यूएई एरिया है वहां पे एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं ना। स्काई गोल्ड ने अपने ऑलरेडी सब्सिडरी खोल दी है। अभी जैसे इस कंपनी को देखोगे, अराउंड 90-95% जो बिजनेस है इनका पूरा इंडिया से ही आता है। एक्सपोर्ट्स करते हैं बट अभी उसका बहुत ही इनसिग्निफिकेंट 4-5% के आसपास होगा। तो ये कंपनी भी अभी आगे जाके यूएई में अपना सब्सिडरी भी खोलने की बात कर रहा है, और बाकी धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स भी वहां पे बढ़ाएंगे। यूएई में क्यों लोग एक्सपांड करना चाहते हैं, मैंने से कुछ कारण आपको स्काई गोल्ड की वीडियो में या फिर जो उत्सव सीजन गोल्ड है उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली जो कॉस्ट वगैरह होते हैं ना उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। क्या होगा कि बेसिकली ये लोग मुंबई में प्रोडक्शन करेंगे और उसको आपके दुबई में बेचेंगे, तो बेसिकली इनको थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंशियल में आर्बिट्राज मिल जाता है। तो वो सारी चीज हो गई। और बाकी दुबई एक काफी लुक्रेटिव डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, सब लोग वहाँ पे आता है, तो अपनी जो ज्वेलरी वगैरह दिखाना होता है उसको आप शो कर सकते हो वहाँ पे। फिर ये लोग इसी चीजों के लिए है ना, अपनी जो भी मार्केटिंग वगैरह होता है उस पर काफी स्पेंड करने की बात करते हैं, है ना। क्योंकि आप मार्केटिंग वगैरह पे स्पेंड करोगे तभी तो, जैसे जैसे अभी तो ये कंपनी एक रीजनल प्लेयर है एक तरह से, है ना। रीजनल तो नहीं, बाकी मतलब उतना एक्सपांडेड नहीं है जैसे स्काई गोल्ड वगैरह है। अगर इनको नए क्लाइंट्स वगैरह चाहिए, जैसे मान लीजिए टाइटन को ऑनबोर्ड करना है ना, तो वो तो वही तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि टाइटन तो पूरा पैन पैन इंडिया प्लेयर है। और दूसरा चीज क्या होता है, जब बी टू बी आप कंपनी को देखते हो ना, तो जब इनकी कैपेसिटीज बढ़ती है, तो जो सामने वाला प्लेयर है, जैसे मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है, कल्याण ज्वेलर के तो बहुत सारे शॉप्स हैं आज के डेट में, 300-400 दुकानें हो गई हैं। तो अभी तो वो लोग बहुत ही छोटे से सेगमेंट में इनसे प्रोक्योर करता होगा। तो द होल गेम इज एक्वायरिंग मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एक तो ये होता है। एंड सेकेंडली, टैपिंग न्यू क्लाइंट, जैसे अभी जैसे ये छोटी कंपनी है इनको बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने नए नए क्लाइंट्स को लेकर जाने के लिए, है ना। सो ये तो बेसिकली एक मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब हम लोग एक बार इनकी पीपीटी से देख लेते हैं तो हमको बाकी पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो अगर आप इनका नंबर्स देखोगे ना, तो अगर आप क्वार्टर टू का नंबर्स में बोलूँ आप इनको,
तो आपको टॉप लाइन में 61% की ग्रोथ दिखती है, और ग्रॉस प्रॉफिट और एबिटा वगैरह पे काफी ज्यादा दिखता है। और एबिटा मार्जिन आपको दिखेगा 14% से जंप हुआ है ना। सिमिलरली बाकी पैट वगैरह भी उसी उसी सिस्टम में मतलब उसी रेंज में जंप हुए। सबसे फर्स्ट थिंग, आप अगर देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ, तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियो में आपको उत्सव सीजेड गोल्ड में भी दिखाया था, और इवन इस कंपनी में आई थिंक उत्सव में लगभग 20-30% का वॉल्यूम जंप था, क्योंकि उनका जो टॉप लाइन था वो 65% पे आया था, है ना। तो उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा आपको दिखा था। और इवन अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर आपको इनके वॉल्यूम में ग्रोथ दिखता है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखोगे ना, तो आपको 10% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखती है। अब आपको अगर याद है, मैंने डीपी आभूषण वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि उनका तो क्वार्टर 2 में लगभग 30% का वॉल्यूम ड्रॉप था, है ना। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन आपको बोलता हूँ, आपको काफी सारे ज्वेलरी कंपनीज में हेल्प मिलेगा। तो इन द केस ऑफ हाई गोल्ड प्राइस इन्वायरमेंट, इफ यू कैन शो वॉल्यूम ग्रोथ, तो एक तरह से मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में मालूम चल रहा है ना। तो यहाँ पे आप ये समझिए, इस हाई प्राइस गोल्ड इन्वायरमेंट में जो भी B2B प्लेयर हो या B2C प्लेयर हो, जो लोग वॉल्यूम ग्रोथ दे पा रहा है, इसका मतलब उनमें कुछ तो यूनिकनेस है, तभी तो सामने वाला जो कस्टमर है या फिर जो इनके लिए B2B क्लाइंट है वो कल्याण होगा, या फिर जो भी आपके टाइटन वगैरह होंगे किसी भी इन जनरल, तो वो लोग आके लेंगे तभी, बिकॉज आप में तो कुछ क्वालिटी होगी तभी ना लेगा। क्योंकि सामने वाला जो कस्टमर है वो तो ऑलरेडी थोड़े से अपने परचेजेस को थोड़ा सा डिले या स्लो डाउन कर रहा है ना। तो उस तरह से आप देखिए, तो अगर ये कंपनी इस सिनारियो में आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो लगभग 10% के आसपास हुआ है ना। तो ये इस तरह से बात है। अब अगर मैं यहीं पे अगर आप देखेंगे इसी स्लाइड में, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो आप देखिए, एक्सपोर्ट सेगमेंट में आपका लगभग 4% है, बाकी पूरा रेवेन्यू सेगमेंट इनका डोमेस्टिक से आता है। सो ये चीज है। सिमिलरली अगर हम लोग इनका H1 की तरफ देखेंगे, तो सिमिलर आपको ट्रेंड्स दिखेंगे, बोथ आपके रेवेन्यू नंबर्स पे और बाकी जो इबेटा मार्जिन वगैरह है वो भी नंबर्स दिखेगा, और रेवेन्यू स्प्लिट भी सिमिलर पैटर्न पे है। अब यहीं पे मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स के इन्होंने अगेन उस चीज को दिखाया है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ आपको ग्रॉस प्रॉफिट और एबिटा मार्जिन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नंबर्स देखा अभी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन के लगभग 14-15% के आसपास है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आप देखिए, मैंने जो उत्सव सीजर गोल्ड का वीडियो बनाया था, उसमें जो एबिटा मार्जिन थे वो आई थिंक 6.5 या 6% के बीच में होंगे, है ना। और अगर आप स्काई गोल्ड को ट्रैक करते हो, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन जो होते हैं वो आपके अराउंड 5, 5.5, 4.5, मतलब इस रेंज में रहते हैं। तो जब आप इस कंपनी को देख रहे हो, तो अभी आपको दिखेगा दो तरह का ट्रेंड, है ना। एक तो आप जस्ट लेट मी शो यू वंस अगेन, तो आपको एक चीज दिखेगा, अगर आप ईयर ऑन पिछले ईयर में देखोगे ना, तो आपको इनके जो मार्जिन के नंबर है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ग्रॉस मार्जिन लगभग 7.84 है, और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखिए एबिटा मार्जिन लगभग 7.24 है। आप नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे तो आपको कितना बड़ा जंप दिख रहा है, लगभग 13% हो गया है, और उसके बाद आप देखिए वो तो इवन हायर जंप हुआ है। तो क्या इतने बड़े एबिटा मार्जिन दिखते हैं? इसको मैं आपको, तो आपको यहीं पे ये नंबर्स देखिए, आपको यहाँ से और अच्छा बेटर क्लैरिटी होगी। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम जो दिखा रहा है, आप इसमें देखिए ये नंबर्स तो इंक्रीमेंट हुआ है एज पर जो रेवेन्यू बढ़ा है। साथ ही साथ आप ये देखिए चेंज इन इन्वेंट्रीज का जो नंबर है वो नेगेटिव में दिखा है, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिमिलरली आपको मैं कुछ, हाफ ईयरली तो सेम है, आपको मैं ईयरली ट्रेंड्स भी दिखाता हूँ, तो आपको और चीजें क्लियर होगी। तो अगर आप ये लास्ट 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो इनका एबिटा मार्जिन का जो रेंज रहता है वो अराउंड 6 से 7, 6.5, 7.5% के बीच में है ना। कुछ थोड़ा सा बढ़ता है बिकॉज ऑफ आपके जो मान लीजिए जो कैपेसिटी है उसका रैंप अप भी तो होता है, तो उसके जो फिक्स कॉस्ट होते हैं उस पर आपको कंट्रोल हो जाता है, तो एक तो वो भी कारण से बढ़ता है। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो आप ये देखिए पिछले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का डेटा मैं दिखा रहा हूँ, कंसिस्टेंटली एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं ना, और सिमिलरली ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ रहा है। नाउ आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग, लेट मी शो यू द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो सो ये मैंने अभी निकाला था पिछले कुछ 2-3 सालों का डेटा 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 लेके इनके। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जनरली इनका लगभग मान लीजिए 90-95% के बीच में रहता है। तो आप अगर लास्ट 3 ईयर का डेटा देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि जो इनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, रेड वाली लाइन है, तो आप ये देखिए लगभग 90% के आसपास है। और ये आपका ट्रेंड इस तरह से चल रहा है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो बढ़ रहा है इनका। और अगर साथ ही साथ आप देखोगे जो एबिटा मार्जिन जो भी है, मतलब अभी ये आप क्वार्टर 1 के बाद देखिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हुआ है। और बाकी जब अगर आप इनके एबिटा मार्जिन या पैट मार्जिन का नंबर देखोगे, तो FY 25 के बाद वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है, और सिमिलरली आपको पैट मार्जिन भी वही तरह का ट्रेंड दिखेगा। अब ये जो ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कारण क्या है, आप ये सोचिए। तो ये लोग क्या, अभी इनका आईपीओ आया है ना, तो आईपीओ में इन्होंने अपने इन्वेंटरीज को पाइल अप कर लिया आईपीओ के पैसे से, क्योंकि वन ऑफ द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीओ वाज कि अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब जो गोल्ड कंपनीज होती है इनमें वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका,
इनका तो एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ गोल्ड को परचेस करना पड़ेगा ना, वही इन्वेंट्री है इनकी, तो उसको परचेस कर लिया इन्होंने। तो उससे आपके पाइलअप हो गए। अब आप ये सोचिए, आप ये डीपी आभूषण वाले वीडियो से भी कनेक्ट कीजिए, उनको भी नेचुरल हेजिंग करते हैं वहाँ पे। मैंने वहाँ पे बहुत सारे कारण बताए थे कि छोटी कंपनियां क्यों नेचुरल हेजिंग पे जाती है। और अगर आप इस वीडियो में भी देखेंगे तो ये भी जो कंपनी है शांति गोल्ड, और इवन फॉर दैट सेक आपकी जो उत्सव गोल्ड है, ये सारी कंपनीज आपके नेचुरल हेजिंग पे ही काम करता है ना। तो अब जो इन्होंने इन्वेंट्री पहले की ली है, वो इन्वेंट्री आपकी सस्ती दाम पे है। लगभग इनकी इन्वेंट्री का आप देखोगे ना कॉस्ट, तो 1 लाख 10 ग्राम वाले सोने के आराम से चल रहा है। और अभी तो सोने की रेट बढ़ गई है। तो वही वाला जो मतलब मेथोडोलॉजी होता है कि भाई सस्ते पे सोना उठाया और महंगे पे बेच दिया, इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो उसी कारण जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उस वाले लाइन आइटम में आपको दिख रहा है कि वो कभी कभी रेवेन्यू से भी ज्यादा है। बट उसी के बाद जो एक और लाइन है, वहां पे आपको दिखता है कि इन्वेंट्री का जो है, इन्वेंट्री के कारण जो इनका एडजस्टमेंट है वो नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, जो पहले आपका 90% मान लीजिए उसके आसपास रहता था, वो घट के आपका लगभग 85% पे आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ओवरऑल ऑन रेवेन्यू मतलब नंबर्स के टर्म्स में, उसमें कमी आ गई है। तो उसके कारण जो मार्जिन है वो बूस्ट हो गया है। तो इसी कारण वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन भी बढ़े हैं। उसी कारण आपको बेटा मार्जिन भी 14% के आसपास दिखता है। एक तो ये मैंने आपको इन्वेंट्री वाला पॉइंट बताया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो एबिटा मार्जिन है ये एकदम सस्टेनेबल नहीं है। वाई? बिकॉज ये तो शॉर्ट टर्म के लिए मिला है ना। अब अगर जैसे ये लोग इसी चीजों को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जब Q3 या Q4 होगा, तो वहां पे हमारे एबिटा मार्जिन घट के वापस 7 साढ़े 7% के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो अभी का जो हम लोग को एबिटा मार्जिन दिख रहा है, इसलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हमको बूस्ट दिखता है ना, वो और भी बहुत ही तगड़ा दिखता है। बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, इसके बाद भी अगर आप इनके मार्जिन को देखोगे ना, वो मार्जिन आपका स्टिल हायर देन उत्सव एंड एज वेल एज जो स्काई गोल्ड है उससे ज्यादा एबिटा मार्जिन है, क्योंकि उनके तो 5 साढ़े 5 के आसपास रहते हैं, इसका आपका 7 और 8 के बीच में है। तो स्टिल इनके मार्जिन ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये लोग कहते हैं इनकी जो प्रोडक्ट्स है, वो सीजेड गोल्ड वाला मैंने आपको बोला, उसमें जो फाइन डिटेनिंग होती है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ये एक नीच सेगमेंट में काम करते हैं पूरे ज्वेलरी सेक्टर में। जो आपकी डिजाइनिंग वगैरह होती है ना, जैसे मान लीजिए, और फिर आपका इनका पूरा ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह हो गया, तो वहाँ पे डिटेलिंग वर्क ज्यादा होता है। तो उस कारण इनको मार्जिन थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। तो ये चीज है। तो दिस इज हाउ द होल मार्जिन प्रोफाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज। और मैंने आपको वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बता दिया है, एक्सपोर्ट के बारे में बोल दिया है। और अभी जैसे देखेंगे ना आप, इनका जो जयपुर वाले में ये लोग प्लांट अपने खोलने की, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी भी इनके पास लैंड अवेलेबल है। तो कल को अगर मान लीजिए और एक्सपांड करना पड़ेगा इनको, अगर डिमांड वैसी आती है, तो इसमें ये लोग वहां से भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये चीज ये लोग कहना चाहते हैं। और बाकी अगर इनका आप डेट बाई इक्विटी देखोगे ना, तो वो अराउंड 0.3 के आसपास है। तो उससे क्या होता है, कंपनी को एक और फायदा होता है कि कल को मान लीजिए आपको जरूरत पड़ेगी इन्वेंट्री बिल्डअप करने के लिए या फिर नए कैपेसिटी लगाने के लिए, तो आप आराम से डेप्ट वगैरह ले सकते हो। तो इसका फायदा ये है इन्वेस्टर्स को कि भाई आपको इक्विटी डायल्यूशन नहीं दिखेगा उस कंपनी के लिए। तो वो चीज हो गई। और अभी इन्होंने क्या किया, अगर मैं आपको आगे के लिए आउटलुक टाइप का बताऊं, तो कंपनी जो है ना, अभी जैसे अक्टूबर मंथ देखोगे, तो अक्टूबर में लगभग इन्होंने 300 केजीज का ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है। इसका फायदा क्यों सोल्ड कर पाया? क्योंकि इन्होंने आईपीओ के मनी से पूरे वर्किंग कैपिटल अपनी बूस्ट कर ली थी, इन्वेंट्रीज वगैरह बढ़ा ली थी। तो लगभग 300 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है। तो सिर्फ अक्टूबर अक्टूबर मंथ में लगभग 3x का ग्रोथ दिखा है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो पूरे क्वार्टर में वैसा रहेगा, वो आपको फेस्टिव के कारण थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो ये चीज है। और अगर मैंने आपको मार्जिन वगैरह के बारे में बता दिया, हेजिंग के बारे में बता दिया, अब इसके अलावा आप कंपनी देखोगे ना, तो जैसे कंपनी का लास्ट फिनेंशियल ईयर में लगभग 1100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। इस ईयर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अराउंड आपका 1900 या 20,000 के आसपास करेंगे। ठीक है। तो इनके मार्जिन तो सिंस Q1 Q2 और Q3 तक लगभग हायर रेंज में ही रहा है, 13-14% के बीच में। तो 3 क्वार्टर्स के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट दिखेगा। और जो फाइनल Q4 आएगा, 4 होगा, वहां पे जब आप इनके बेटा मार्जिन को थोड़ा कम होता हुआ देखोगे, तो अगेन जो मैंने रीजन बोले उसके कारण कम होगा। बट स्टिल जो पूरे ईयरली मेट्रिक्स पर अगर आप देखोगे ना, तो ऑफकोर्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। और पी वगैरह तो इनको काफी लो है। तो वो चीज है। तो ये बात हो गई इस कंपनी की। अब अगर सस्टेनेबल आप बेसिस पे देखोगे, ये कंपनी जो कितना गाइड करता है अपने ग्रोथ का, तो अराउंड बोलते हैं कि हम 40 से 50% के बीच में ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑन अ सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन बेसिस दैट इज अराउंड 7% के आसपास। तो उसी नंबर को हमको आगे लेके चलना है फॉर आपके FY 2027 में। तो अगर आप FY 2027 में देखोगे ना, तो लगभग अगर आप जो इनका गाइडेंस है आज के डेट में, वो अराउंड आपका 2800 से लेकर 3000 करोड़ के बीच में है, जो कि अगेन आपका 40 से 50% के बीच में होता है। बट वहां पे हमको ये देखना है कि जब गोल्ड प्राइसेस जैसे अभी बढ़ रखी है, तो वहां पे क्या केस होगा। तो वहां पे जब आप इनके इबिटा मार्जिन घट जाएंगे ना, अगर वहां पे स्टेबलाइज हो गया, तो अभी तो इबिटा मार्जिन ज्यादा है इनका, 14-15% के बीच में है। वहां पे अगर मान लीजिए चीजें स्टेबलाइज हो गई है ना, क्योंकि इनकी जो नई इन्वेंट्री बिल्ड करेंगे वो तो आप अभी के रेट पे बिल्ड करोगे ना, नया इनको गोल्ड मार्केट से लेना पड़ेगा।
तो वो वहां पे आपको दिखेगा कि एबिटा माइनस 14% से घट के वापस 7% पे आ गया। तो उस कारण उस पर्टिकुलर क्वार्टर्स में आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको ड्रॉप होती हुई दिखेगी। तो वो वाली चीज है। तो इस तरह से आपको देखना है। और बाकी अगर आप देखेंगे ना, हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको स्काई गोल्ड के बारे में कंपेयर करें, तो स्काई गोल्ड से तो अभी ये कंपनी काफी बहुत छोटी है। और दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये लोग अभी तो एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। अब जब आप एक्सपांड करोगे, आप जयपुर वगैरह में जाओगे, वहां से आप बाकी मार्केट्स में जाओगे, तो द क्वेश्चन इज, क्या जो इनका जो नीच सेगमेंट है, मतलब सीजेड गोल्ड वाला, क्या उसकी डिमांड, मतलब उस तरह की ज्वेलरी की डिमांड पूरे इंडिया में है? तो वो एक क्वेश्चन होता है। और मतलब वाई आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि ज्वेलरी में तो आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपके नेकलेस, रिंग्स, एवरीथिंग आ गया ना, लाइट वेट ज्वेलरी भी आ गई, डायमंड शेडेड की ज्वेलरी भी आ गई, तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। अब जो इनको मार्जिन मिलता है वो तो एक स्पेसिफिक तरह के प्रोडक्ट्स में मिलता है जहाँ पे सीजेड है। क्या ये लोग जब बाहर जाएंगे तो क्या सिर्फ सीजेड वाली ज्वेलरी ही बनाएंगे? तो अगर ये लोग सिर्फ सीजेड ज्वेलरी बनाएंगे तो बाकी ज्वेलरी का क्या होगा? तो इसलिए जब आप एक छोटी कंपनी को देखते हो, तो अभी इनके जो जब ये आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें वो लोग हम ट्रैक करते रहेंगे, कंपनी कैसे कर रहा है। कंपनी अभी अभी के लिए तो काफी अच्छा कर रहा है। पर इन्हीं कारणों के लिए आपको इसको डायरेक्टली स्काईगोल्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको दिखेगा स्काईगोल्ड का पी आज थोड़ा सा ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज उन्होंने बहुत समय से उसकी काफी बार रेटिंग हो गई है ना, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो और आज इसका पी कम है, कम क्यों है? अगेन फॉर द सेम रीजन। देखते हैं ये लोग कैसे आपके एक्सपांड करते हैं, बोथ ये वाली कंपनी और उत्सव सीजेड गोल्ड। तो ये दोनों अभी उसी ट्रैक पे हैं जिसमें स्काई गोल्ड था। नई नई कैपेसिटी लगाएगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, नए नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। आज के लिए तो कंपनी अच्छा कर रही है, हम लोग देखते हैं कंपनी कैसे कैसे आगे करता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना परस्पेक्टिव चेंज करेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू वेरी मच, होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स।